हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर एंड अरविंद घोष। और ये एजुकेशनल फिलॉसफी हमारे लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जो पीडीएफ दिखा कर के मैं आपको पढ़ाऊंगी, अगर वो पीडीएफ आपको चाहिए तो फिर आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और ये एक पेड सर्विस है। आपको इस एक पीडीएफ के लिए, मतलब इस बुक का पूरा फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन का पीडीएफ के लिए आपको 99 रुपीज़ आएगा। इसमें आपको मैं पूरा गाइड करूँगी कैसे आपको आंसर्स लिखना है। अगर आप बीएड एग्ज़ाम के लिए जा रहे हो, कैसे आपको आंसर्स लिखने हैं, कैसे आपको क्या करना है, पूरा मैं आपको गाइड करूँगी। और ये वीडियो जो भी फर्स्ट से मतलब स्टार्टिंग से एंड तक देखेगा वो कभी भी मतलब निराश नहीं होगा, ये मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ। ठीक है, जो भी कंटिन्यूसली मेरे वीडियोस देख रहे हैं, मेरे चैनल पे एसोसिएट हैं, उनको मैं बता दे रही हूँ कि ये वीडियो हम लोग हिंदी में कंटिन्यू करने वाले हैं। आज के वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हिंदी भाषा का इस्तेमाल होगा, जैसे बिग बॉस के घर में होता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ऐसे जो तेलंगाना से या फिर आंध्र प्रदेश से मुझे कनेक्ट कर रहे हैं, और वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं मैं क्या पढ़ाती हूँ, वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। इसीलिए मेरी हिंदी चाहे जितनी भी ख़राब हो, हम लोग हिंदी में ही पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे हिंदी मेरी इतनी ख़राब है नहीं। चलो कंटिन्यू करते हैं। और जो भी मेरे उड़िया स्टूडेंट्स हैं, वो चिंता ना करें, उड़िया में भी उनके लिए मैं वीडियो बना दूंगी। यही वीडियो उड़िया लैंग्वेज में फिर से डाल दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हो सकता है कि मैं ना डाल पाऊँ। आपको हिंदी तो समझ में आती है ना, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हम सबको समझ में आती है। हिंदी इतनी भी ख़राब भी नहीं है मेरी, तो आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। अगर कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं और मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगी। चलो अभी टाइम वेस्ट ना करके क्लास शुरू करते हैं। चलो देखते हैं। महात्मा गांधी फिलोसफी ऑफ एजुकेशन। महात्मा गांधी का बर्थ कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात के स्टेट में हुआ था। और उनका डेथ कब हुआ? 30 जनवरी 1948 को हुआ, जबकि तभी उनको 78 ईयर्स हुआ था। और वो न्यू दिल्ली में उनका देहांत हुआ था। उनके फादर का नाम क्या था? करमचंद गांधी। उनके मदर का नाम क्या था? पुतलीबाई। और उनके वाइफ जो थे उनका नाम था कस्तूरबा गांधी। और उनका रिलीजियन था हिंदुइज़्म। वो हिंदू थे, लेकिन वो सेक्युलर थे। ठीक है, मतलब वो जितने सारे धर्म हैं, सभी धर्मों को मतलब एक समान देखते थे। एजुकेशन उनका क्या था? वो यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में पढ़े थे। और उनका स्कूलिंग कहाँ पे था? अल्फ्रेड हाई स्कूल में उनका स्कूलिंग था। उसके बाद वहाँ पे श्यामल दास आर्ट कॉलेज में भी वो मतलब पढ़े हुए हैं। उनका ऑक्यूपेशन क्या था? वो बाय ऑक्यूपेशन वो एक लॉयर थे। मतलब आपको पता है वो वकील थे, और बहुत सारे केसेस उन्होंने सॉल्व किया हुआ है। वो साउथ अफ्रीका गए थे, एक इंडियन मर्चेंट, कोई भी इंडियन बिजनेसमैन जो भी वहाँ पे थे, उनका कोई केस लड़ने के लिए वो वहाँ पे गए थे। और वहाँ पे जो काला गोरा का जो भी मतलब भेदभाव वहाँ पे था, उसको लेके जो भी कॉम्प्लेक्शन था वहाँ पे, उसके अगेंस्ट वो वहाँ पे क्या किए, मतलब सत्याग्रह वगैरह करके वहाँ पे वो मतलब जो भी डिफरेंशिएशन था या जो भी था, वो कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पे वो डिसॉल्व करके आए थे। फिर उनको हम क्यों जानते हैं? वो किस लिए इतने मतलब फेमस हैं? उनको हम क्यों जानते हैं? उनका नॉन वायलेंस, उनका सत्याग्रह, उनका पैट्रियटिज्म और उनका सोशल वर्क उनको मतलब इतना पॉपुलर बनाया है। ठीक है, महात्मा टैग वॉज गिवन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उनको महात्मा टैग दिया हुआ था। ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ नेशन। हमारे भारत के उनको भारत के हम सभी भारतवासी उनको हमारे फादर ऑफ नेशन के नाम से भी जानते हैं। गांधी जी वॉज अ मैन ऑफ एक्शन, a karma yogi and a realist. His political, social and educational philosophy is based upon his own observation and experience. गांधी जी अपने मतलब कार्यों के लिए बहुत जाने जाते थे। वो बोलना पसंद नहीं करते थे, ज़्यादा बोलना उनको नहीं पसंद था। वो करके दिखाते थे, कोई भी करके दिखाते थे। उड़िया में उनका एक कहावत है, मतलब उनका एक कहावत है जिसको जो वो कहते थे। और वो उड़ीसा के करिकुलम में क्लास 3 में एक टॉपिक के रूप में पढ़ाया जाता था, MIL उड़िया में। ठीक है, उसका वो था कौहिबा अगरु कौरिबा उचित, मतलब बोलने से पहले करके दिखाओ। उसके रिलेटेड एक स्टोरी भी है। जो लोग मतलब 95, 96, 1995, 96, 94 इस दौरान जो लोग भी उड़ीसा में पैदा हुए होंगे, वो ये टॉपिक ज़रूर पढ़े होंगे। ठीक है, अच्छा, जो कोई भी अभी मेरा वीडियो देख रहा है और मतलब ये टॉपिक पढ़ा हुआ है, वो मुझे कमेंट करे। ठीक है,
और वो कर्मयोगी थे, मतलब काम करते थे। वो रियलिस्ट थे, मतलब वो रियलिटी पे ज़्यादा बिलीव करते थे। उनका जो भी पॉलिटिकल, जो भी सोशल या फिर एजुकेशनल फिलोसफी है, वो किसी से मतलब इंस्पायर्ड होके वो नहीं बनाए, वो अपने ऑब्जर्वेशन और अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से बनाए हैं। ठीक है। और द चीफ टेनेंट्स ऑफ गांधी जी's एजुकेशनल फिलोसफी, गांधी जी के एजुकेशनल फिलोसफी का चीफ टेनेंट्स क्या है? देयर शुड बी फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन फॉर ऑल। उस दौरान भारत में एजुकेशन का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा था, लेकिन एजुकेशन का अपलिफ्टमेंट के लिए अंग्रेज़ों ने उतना कुछ प्रयास किया नहीं था। तो महात्मा गांधी जी चाहते थे कि सभी बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिले, खास करके प्राइमरी एजुकेशन मिले, ताकि हर कोई कुछ तो सीखे, हर कोई थोड़ा सा तो एजुकेशन पाए, और फिर उसको समझ में आएगा कि क्या उसके उसके जो भी सराउंडिंग में जो भी हो रहा है, सही हो रहा है या गलत हो रहा है। एजुकेशन शुड बी क्राफ्ट सेंटर्ड, एजुकेशन को क्राफ्ट सेंटर्ड किया गया था। मतलब बच्चे स्कूल में छोटे मोटे क्राफ्ट करेंगे, और क्राफ्ट उनको फ्यूचर में हेल्प करेगा। फ्यूचर में वो लोग फाइनेंशियली किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे, वो लोग इंडिपेंडेंट रहेंगे। ठीक है। एजुकेशन शुड बी सेल्फ सपोर्टिंग एंड सेल्फ सफिशिएंट। एजुकेशन उनको सेल्फ सपोर्टिंग कराएगा, मतलब वो खुद को खुद ही सपोर्ट कर सकते हैं, और सेल्फ सफिशिएंट भी कराएगा, मतलब वो अपने मतलब अपना पेट पालने के लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे। एजुकेशन शुड बी गिवन इन द मदर टंग। तभी क्या था, वर्नाकुलर लैंग्वेज जो था उसको इतना प्रायोरिटी नहीं दिया गया था, इंग्लिश जो लैंग्वेज था उसको ही प्रायोरिटी दिया जा रहा था एजुकेशन में। लेकिन भारत जो है वो मल्टीलिंगुअल कंट्री है, यहाँ पे तो हर स्टेट में अलग अलग भाषा है, इवन एक एक स्टेट में बहुत सारा लोकल लैंग्वेज भी है। तो फिर वहाँ पे अगर हम लोग मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश रखेंगे तो ज़्यादातर बच्चों को हम एजुकेटेड भी नहीं कर पाएंगे। तो महात्मा गांधी ने वो प्रॉब्लम को ऑब्जर्व किया था, और उन्होंने कहा था कि जहाँ पे भी स्कूल बेस्ड होगा, जहाँ पे भी स्कूल सिचुएटेड होगा, वहाँ का जो भी मदर टंग है उसको हम लोग मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे। एजुकेशन शुड बी बेस्ड ऑन नॉन वायलेंस। बच्चों को मारा पीटा नहीं जाएगा, उनको मेंटली हरास नहीं किया जाएगा, पूरा अहिंसा के माध्यम से, अहिंसा के मार्ग को फॉलो करते हुए बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। डेमोक्रेटिक आइडियाज़ ऑफ एजुकेशन, डेमोक्रेटिक आइडियाज़ ऑफ एजुकेशन का मतलब क्या है? मतलब जिसको हम गणतांत्रिक बोलते हैं, मतलब जहाँ पे हर कोई इक्वल होता है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, कोई क्लासिफिकेशन नहीं, कोई स्ट्रेटिफिकेशन नहीं, हर कोई इक्वल होगा, हर बच्चा इक्वल होगा। फिर हम लोग देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक एजुकेशन। ये जो बेसिक एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से आया? द टर्म बेसिक मीन्स बेस। बेस का मतलब समझ में आता है फाउंडेशन, जिसको हम कहते हैं, विच मीन्स द फाउंडेशन अपन। ठीक है, ये तो मैंने लिखा हुआ है अभी। विच द स्ट्रक्चर रेस्ट, गांधी जी कॉल इट द स्कीम एजुकेशन एज बेसिक एजुकेशन ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। तो गांधी जी ने क्या सोचा कि अगर कोई इमारत किया जा रहा है तो उसका जो फाउंडेशन है वो स्ट्रांग होना चाहिए, नहीं तो इमारत गिर जाएगा। तो उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए गांधी जी ने ये सोचा कि अगर हम बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन बहुत अच्छे से दे रहे हैं तो ही वो लोग आगे चल के हायर एजुकेशन के लिए खुद को रेडी कर पाएंगे। अगर प्राइमरी एजुकेशन ही उनका वीक हो रहा है, प्राइमरी एजुकेशन को ही हम लोग ऐसे मतलब हापाजटली ले रहे हैं, तो फिर उनको वो लोग आगे जाके ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। उनका फिजिकल, मोरल, स्पिरिचुअल और जो भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो इतनी अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगी। उसी आइडिया को वो लोग गांधी जी फॉलो करते हुए ये जो बेसिक एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है वो लेके आए थे। ठीक है, और उसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, हम लोग देख लेते हैं। इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन ऑफ इंडिया। ये सिर्फ इंडिया के बच्चों, इंडिया में जो बच्चे पैदा हुए हैं, इंडिया के जितने सारे बच्चे हैं, उनका फ्यूचर को देख के ये एजुकेशन प्लान किया गया था। मतलब भारत के जितने सारे बच्चे हैं उनको भविष्य में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। वो क्योंकि इंडिया तभी जस्ट फ्री हुआ था, और सॉरी, इंडिया तभी फ्री, ये जब स्टार्ट हुआ, ये जो एजुकेशन पॉलिसी जब स्टार्ट हुआ, इंडिया तभी फ्री नहीं हुआ था एक्चुअली। ये अच्छा मैं बता दे रही हूँ, ये 1938 से लागू हुआ, 1937 को इसका प्रपोजल आया था। इसको हम आगे थोड़ा डिस्कस करेंगे। ये 1938 को लागू हुआ था, और तभी इंडिया फ्री कंट्री था नहीं, और वहाँ पे एजुकेशन का इम्पोर्टेंस बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा था, और उसी इम्पोर्टेंस, उसी नीड और उसी इंटरेस्ट को देखते हुए गांधी जी ने ये बेसिक एजुकेशन का फिलोसफी मतलब बनाया था। इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द बेसिक ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल लिविंग इन विलेज। जो वहाँ तभी अर्बनाइजेशन इतना ज़्यादा नहीं था, अर्बन एरिया ज़्यादा नहीं था। इंडिया ऐसे भी मतलब गाँव का देश है, बहुत सारे गाँव हैं इंडिया में, और जितने सारे बच्चे गाँव में रहते थे उनका लिविंग बहुत मतलब
नीचे का था, मतलब उनको उनके पास एजुकेशन नहीं था, वो लोग अवेयर नहीं थे, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब क्या किया जाता था, उनको मतलब शोषण बहुत ज़्यादा होता था वहाँ पे। तो वहाँ पे लोगों का ऑक्यूपेशन इम्प्रूव करने के लिए ये एजुकेशन का मतलब कॉन्सेप्ट था। इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, सेक्स, रिलीजियन, दिस स्कीम ऑफ एजुकेशन गिव्स एम्फेसिस ऑन मिनिमम एजुकेशन टू ईच एंड एवरी इंडियन चाइल्ड। सो यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, ना कास्ट का, ना क्रीड का, ना कलर का, ना सेक्स का, ना रिलीजन का। जितने भी सारे बच्चे इंडिया में हैं, जितने भी सारे बच्चे इंडिया के हैं, उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया जाएगा, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को। द स्कीम इज मीन्ड फॉर कॉमन मैन हु इज कंसिडर्ड एज द बैकबोन ऑफ द कंट्री। तो ये जो एजुकेशन था वो कॉमन मैन के लिए था, मतलब जो लोग कैपिटलिस्ट थे या फिर जो लोग रिच फैमिली के थे उनके लिए नहीं, जो लोग कॉमन पीपल थे उनके लिए था, क्योंकि सिर्फ रिच लोगों को लेके कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता। वहाँ पे कॉमन लोगों का एजुकेटेड होना भी ज़रूरी है, क्योंकि वो लोग देश के बैकबोन है। ठीक है, मतलब रीढ़ की हड्डी, जो आप समझ रहे हो, उड़िया में बोले तो मेरुदंड जिसको बोलते हैं। तो फिर नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ को रिलेटेड विद द बेसिक नीड्स ऑफ द चाइल्ड लाइक फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, क्लीन, हेल्दी लिविंग एक्सेट्रा। तो ये क्या कर रहा था, ये जो भी है बच्चों का जो बेसिक नीड है उसको कैसे पूरा मतलब जो भी बच्चा है वो भविष्य में जाके अपना जो भी बेसिक नीड है उसको कैसे पूरा कर सकता है, अपने लिए खुद का खाना कैसे खुद अरेंज करेगा, खुद का कपड़ा कैसे खुद अरेंज करेगा, खुद का शेल्टर, खुद का क्लीनलीनेस, खुद का हेल्दी लिविंग कैसे खुद मैनेज करेगा, उसके लिए ये बच्चों को प्रिपेयर करेगा। द कल्टिवेशन ऑफ एस्थेटिक, कल्चरल एंड सोशल क्वालिटीज़ आर बेस्ट फुलफिल्ड थ्रू दिस मीडियम। सो ये जो बेसिक एजुकेशन अगर किसी बच्चे को दिया जा रहा है तो उसके दौरान उसका जो एस्थेटिक मतलब सौंदर्य का विकास जो उसके मन में है उसका उसका उसके वो अपने संस्कृति के और ज़्यादा मतलब क्या ढलेगा, उसके सोशल क्वालिटीज़ क्या क्या है वो उसको समझेगा, और ये सब कुछ उसको मिलेगा अगर वो बेसिक एजुकेशन हासिल करता है। इट मेक्स यूज़ द नेटिव पोटेंशियलिटी ऑफ द चाइल्ड। एक चाइल्ड के अंदर जो भी पोटेंशियलिटी है, उसके जो भी उसका मतलब जो भी स्ट्रेंथ है उसको ये यूज़ करेगा, मतलब अच्छे से उभार के लाएगा। इट कम्स फर्स्ट इन टाइम दैट इज़ एट द प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन। ठीक है, प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन में मतलब प्राइमरी एजुकेशन में इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। गांधी जी बेसिक एजुकेशन, इसको हम लोग और थोड़े नामों से भी जानते हैं, जैसे इसको नई तालीम बोला जाता है, इसको वार्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन भी बोला जाता है, क्योंकि 1937 में जब ये वार्धा स्कीम हुआ तभी ये एजुकेशन का प्रपोजल यहाँ पे गांधी जी ने दिया था। इसको बुनियादी शिक्षा भी बोला जाता है, क्योंकि ये फाउंडेशन रिलेटेड है, और फाउंडेशन का हिंदी क्या है, बुनियादी है। और क्राफ्ट बेस्ड एजुकेशन और क्राफ्ट सेंटर एजुकेशन भी इसको बोला जाता है। ठीक है, इसके एम ऑफ एजुकेशन कुछ हैं, देखते हैं। जैसे सेल्फ सपोर्टिंग एम, मतलब कोई भी बच्चा अगर पढ़ रहा है तो खुद को वो खुद ही सपोर्ट कर सके। कैरेक्टर बिल्डिंग, कोई भी बच्चा अगर मतलब पढ़ रहा है, एजुकेशन पा रहा है तो उसका चारित्रिक गठन सही से होना चाहिए। सोशल अपलिफ्ट एंड वेलफेयर, सोसाइटी का भला होना चाहिए, और सोसाइटी का मतलब सोसाइटी का जो भी नॉर्म्स एंड कंडीशंस है वो हायर होना चाहिए। जैसे कि सोसाइटी में बहुत सारे एविल्स हैं, मतलब सोसाइटी में जैसे कि अनटचेबिलिटी और जैसे विधवाओं का विवाह मना है, वैसा जो सब था वो सब बच्चे नहीं मानेंगे, वो सब सोसाइटी से हट जाएगा, और सोसाइटी का वेलफेयर होगा, कल्चरल डेवलपमेंट होगा, और फिर कल्टीवेशन ऑफ हायर वैल्यूज़, बच्चों के अंदर जो भी उनका जो भी मूल्यबोध जो भी है वो सब क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, और कल्चरल डेवलपमेंट में सीमित नहीं था, ये ऑल अराउंड डेवलपमेंट का बात भी करता था, मतलब जैसे कि फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, सब कुछ का बात करता था। ठीक है, फिर आया प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं देख लेते हैं। प्रिंसिपल्स मतलब बस पढ़ दूंगी, आपको मतलब समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है, और क्योंकि माइंड मैप से मैंने पढ़ाया है, माइंड मैप मैंने बनाया है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से। मियर लिटरेसी कैन नॉट बी इक्वल टू एजुकेशन। ठीक है, मतलब बच्चों को सिर्फ ज्ञान दे देना वो एजुकेशन नहीं कहलाता, उनको ट्रेन करना पड़ेगा रियल लाइफ के सिचुएशन के साथ डील करने के लिए। क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन मतलब छोटे छोटे कुछ भी काम बच्चों को आना चाहिए। और फिर मीडियम ऑफ टीचिंग इन मदर टंग, बच्चों को जो भी इंस्ट्रक्शन मिलेगा वो उनके मदर टंग से ही, मतलब जो भी उनका मातृभाषा है वही से ही मिलेगा। और नो प्लेस फॉर इंग्लिश इन प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन में बच्चों को इंग्लिश नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि इंग्लिश से बच्चे तभी डरते थे, इंग्लिश एक फॉरेन लैंग्वेज था, और इंग्लिश बच्चों के लिए अभी भी डरते हैं, बहुत सारे बच्चे डरते हैं, हमको भी डर लगता था जब भी हम प्राइमरी स्कूल में थे, इंग्लिश मतलब भाई बड़ा कष्ट है, इसको हम कैसे पढ़ें। ठीक है, एजुकेशन शुड बी रिलेटेड टू रियल लाइफ, एजुकेशन को सिर्फ मतलब थ्योरेटिकल नहीं बनाया जाएगा, रियल लाइफ के साथ उसको जोड़ा जाएगा। एजुकेशन शुड डेवलप ह्यूमन वैल्यूज इन चाइल्ड, एजुकेशन ह्यूमन वैल्यू को एक चाइल्ड के अंदर क्या करेगा, इनकलकेट करेगा। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा 7 से 14 साल के बच्चों को। एजुकेशन शुड क्रिएट यूजफुल रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एजुकेशन क्या करेगा, यूजफुल एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन क्रिएट करेगा देश के लिए, जो लोग मतलब किफ़ायती होंगे। करिकुलम ऑफ बेसिक
एजुकेशन। बेसिक एजुकेशन का करिकुलम क्या होगा, उसमें जनरल साइंस होगा, उसमें मोरल एजुकेशन और हाइजीन। महात्मा गांधी जी हाइजीन के बारे में बहुत पर्टिकुलर थे, वो चाहते थे कि पूरा भारत स्वच्छ हो जाए, इसीलिए 2014 अक्टूबर 2 को हमारा स्वच्छ भारत मिशन स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ये बात तो सभी को पता होगी, फिर भी मैं बता दे रही हूँ। क्या हो गया, हाँ चलो चलते हैं। फिर मदर टंग में सिखाया जाएगा बच्चों को, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन उनका मातृभाषा होगा। हैंडीक्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्री, उनको मतलब छोटा छोटा हस्तशिल्प जिसको बोलते हैं, मतलब छोटा छोटा काम उनको, सिलाई का, कढ़ाई बुनाई, ये सब सिखाया जाएगा। और म्यूज़िक, ड्राइंग, इसमें भी ये भी मतलब इंक्लूड रहेगा। पॉलिटिकल साइंस, मैथमेटिक्स, ये भी इंक्लूड रहेगा। सोशल साइंस सब्जेक्ट्स भी रहेंगे। नो प्लेस फॉर रिलीजियस एजुकेशन, बच्चों को मतलब धार्मिक भावना या फिर धार्मिक ज्ञान देके उनको डिवाइड नहीं किया जाएगा। ठीक है। रोल ऑफ टीचर क्या होना चाहिए, ए मॉडल ऑफ बिहेवियर और इमेज ऑफ सोसाइटी। रोल, जो भी टीचर होगा वो बच्चों का रोल मॉडल होगा, वो सोसाइटी में एक रेप्यूटेड हो ना हो, एक रेस्पेक्टेड पर्सन होगा। मतलब कोई चेन स्मोकर या फिर कोई गांजा फूकने वाला टीचर नहीं होगा। जो भी टीचर होगा उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा होगा और उसका बिहेवियर बहुत अच्छा होगा, उसका इमेज सोसाइटी में बहुत अच्छा होगा, जिसको देख के बच्चे सोचे कि मुझे इनके जैसा बनना है। नो कॉर्पोरल पनिशमेंट बच्चों को नहीं दिया जाएगा। टीचर एक कॉर्पोरल पनिशर नहीं होगा। कॉर्पोरल पनिशमेंट मतलब बच्चों को स्कूल में जो पनिशमेंट दिया जाता है, नील डाउन होने को बोला जाता है, और फिर उनको मतलब क्या, उनको ऐसा नहीं बोलते कि कान पकड़ के ऐसे खड़े हो जाओ, या फिर उनको पीटा जाता है डस्टर से, उनके हथेली पे मतलब पीटा जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं किया जाएगा। फिर आया जो भी मतलब हमारा टीचर होगा वो पोलाइट होगा, वो पायोस होगा, वो कल्चर्ड होगा, वो यूनिक होगा। ठीक है, और वो गाइड होगा, वो गुरु होगा, वो फिलोसोफर होगा, वो हिस्टोरियन होगा। ये सब एक टीचर के अंदर होना चाहिए, ये सब क्वालिटीज़। और मेथड ऑफ टीचिंग क्या होगा, 3 टाइप के मेथड को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया गया था। लर्निंग बाय सेल्फ एक्सपीरियंस, बच्चे अपने एक्सपीरियंस से सीखें। को रिलेशन ऑफ मेथड, एक मेथड को दूसरे मेथड के साथ मतलब को रिलेट किया जाएगा और उसके हिसाब से सिखाया जाएगा। मदर टंग शुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड नॉन वायलेंस भी फॉलो किया जाएगा। मेरिट्स ऑफ द बेसिक एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन का मेरिट क्या है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड किया जाएगा। प्रॉक्सिमल रिलेशन बोथ स्कूल एंड सोसाइटी, स्कूल और सोसाइटी के भीतर एक रिलेशन रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि जो भी बच्चे स्कूल आ रहे हैं उनके माँ बाप को पता भी नहीं है उनके बच्चे कौन से स्कूल जा रहे हैं, वैसा नहीं होगा। मतलब स्कूल और सोसाइटी का मतलब अच्छा रिलेशन होगा। मदर टंग का यूज़ किया जाएगा। ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, एक बच्चे का सामग्रिक विकास के बारे में सोचा जाएगा। लर्निंग बाय डूइंग, बच्चे को करने दिया जाएगा और करके बच्चा सीखेगा अपने एक्सपीरियंस से। इक्वल एजुकेशन फॉर ऑल, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, जेंडर बेस्ड, एज बेस्ड या फिर मतलब कास्ट, क्रीड, रेस बेस्ड कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा सीखने के लिए। प्रिपरेशन फॉर फ्यूचर, बच्चों को स्वावलंबी बनाया जाएगा ताकि बच्चे भविष्य में जाकर किसी के ऊपर अपने फाइनेंशियल मैटर को लेकर डिपेंडेंट ना बने, अपने पेट पालने के लिए वो खुद के लिए कुछ तो कर सके। ठीक है। और फिर आया ड्रॉबैक्स ऑफ बेसिक एजुकेशन। बेसिक एजुकेशन ऐसा नहीं था कि बहुत अच्छा था, उसका कोई भी ड्रॉबैक नहीं था, सब चीज़ का ड्रॉबैक होता है। यहाँ का क्या ड्रॉबैक था, सेल्फ सपोर्टिंग एस्पेक्ट ऑफ बेसिक एजुकेशन इज सब्जेक्ट टू सीवियर क्रिटिसिज्म इन एकेडमिक सर्कल। ठीक है, बच्चे अपने आप को सपोर्ट करके सीख रहे हैं, तो इसको बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज़ किए कि टीचर का क्या काम है, बच्चे अगर खुद को खुद ही सपोर्ट करके मतलब सीख रहे हैं। लैक ऑफ फाइनेंस एंड एब्सेंस ऑफ साउंड एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी प्रशासन था वो सही नहीं था, वो लैक कर रहा था, और फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम हो रहा था, इतना मतलब ग्रांट नहीं मिल रहा था तभी के गवर्नमेंट से, या फिर जो भी मतलब कम्युनिटी से कलेक्शन वगैरह नहीं हो रहा था, और बच्चों को फ्री एजुकेशन देना तभी इतना आसान नहीं था, तो ये एक ड्रॉबैक था। क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन प्रायोरिटाइज्ड एंड अदर सब्जेक्ट्स आर नेग्लेक्टेड, सिर्फ बच्चों को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई या फिर मतलब मिट्टी से कुछ बनाना या फिर वुड से कुछ बनाना यही सिखाया जाता था। तो फिर क्या हो रहा था, अदर जितने सारे सब्जेक्ट्स हैं, मतलब जैसे कि लैंग्वेज का सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, मैथमेटिक्स है, ये सब कुछ नेग्लेक्ट हो रहा था। स्कूल एंड कम्युनिटी रिलेशन बिकम लेस कोऑपरेटिव, धीरे धीरे जब शुरू होता है कोई चीज़ तब भी सब सपोर्ट करते हैं, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ता है तब लोगों का लोग मतलब बोर हो जाते हैं, सपोर्ट मतलब धीरे धीरे कम हो जाता है। वैसा ही हुआ कम्युनिटी और स्कूल का सपोर्ट धीरे धीरे, कम्युनिटी का सपोर्ट स्कूल को धीरे धीरे कम होता गया। लैक ऑफ एडिक्वेट सप्लाई ऑफ एफिशिएंट ट्रेन टीचर, फिर क्या हुआ, लैक
ऑफ एडिक्वेट सप्लाई ऑफ एफिशिएंट ट्रेन टीचर, टीचर भी मिलना चाहिए, मतलब ऐसा मतलब इतना मतलब आइडियल इमेज वाला टीचर मिलना भी बहुत मुश्किल था, तो वैसे ट्रेन टीचर मिल नहीं रहे थे। और जो भी टीचर रहेंगे उनको मतलब कम सैलरी में, उनको शायद एडिक्वेट सैलरी ना मिले, कम सैलरी में मैनेज करना पड़े, तो फिर कोई टीचर भी मतलब इतना मतलब नहीं चाहते थे कि जाके ज्वाइन करें। और भी एक काम था, मतलब बच्चे थे और बच्चों को मतलब कैसे बोलो, कैसे कुछ खुद से कैसे बना सकते हैं, उनको जो भी ऊट दिया जाता था या फिर उनको जो भी मतलब मिट्टी दिया जाता था या फिर उनको जो भी कुछ दिया जाता था वो कुछ बनाने के चक्कर में और कुछ हो जाता था, तो बहुत सारा रॉ मटेरियल का वेस्टेज भी हो जाता था। ठीक है, और फिर अभी हम देखते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। रविंद्रनाथ टैगोर भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इनका बर्न ये कब कब जन्म हुए थे, 7 मई 1861 को। इनके पेरेंट्स का नाम क्या था, देवेंद्रनाथ टैगोर एंड शारदा देवी। नोटेबल वर्क, ये क्या क्या मतलब किए हैं, गीतांजलि लिखे हैं, काबुलीवाला लिखे हैं, द होम एंड द वर्ल्ड लिखे हैं, गोरा, सोनार तेरी एक्सेट्रा, ये सब इनके मतलब क्रिएचर हैं। वो बहुत ही अच्छे साहित्यिक थे, उनका मतलब बहुत ही ज़्यादा रेपुटेशन था। ठीक है, और वही हमारा जो जनगण मन है, हमारा नेशनल एंथम, वही लिखे हैं। ऑक्यूपेशन उनका क्या था, वो पोएट थे, वो नोवेलिस्ट थे, वो ड्रामाटिस्ट थे, वो स्टोरी राइटर थे, वो एक फिलोसोफर थे, वो पेंटर थे, एजुकेशनिस्ट थे और ग्रामरियन थे। ठीक है, और अचीवमेंट उनका क्या क्या था, वो नोबेल प्राइज़ उनको मिला था, नोबेल प्राइज़ उनको मिला था इन लिटरेचर 1913 को उनको मिला था। वो कब उनका देहांत हुआ, 7 अगस्त 1941 को उनका देहांत हो गया। एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू टैगोर, टैगोर के हिसाब से एम ऑफ एजुकेशन क्या होना चाहिए, एजुकेशन का जो भी लक्ष्य है वो क्या होना चाहिए, मोरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, बच्चे का नैतिक और आध्यात्मिक विकास होना चाहिए, उसका सोशल डेवलपमेंट होना चाहिए, उसको सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए, वो खुद को खुद पहचानना चाहिए। ठीक है, खुद के पोटेंशियल, खुद के कैपेबिलिटीज़ को वो खुद जानना चाहिए, उसको सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए, उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट मतलब बौद्धिक विकास उसका होना चाहिए, उसका फिजिकल डेवलपमेंट मतलब शारीरिक विकास उसका अच्छे से होना चाहिए, उसका लव फॉर ह्यूमैनिटी होना चाहिए, मतलब मानविकता के ओर उसका प्यार होना चाहिए, वो हर एक मानव, हर एक मनुष्य जो भी है सबसे प्यार करे, और उसका नेचुरल ग्रोथ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम उसको कुछ बना रहे हैं, वो उसका नेचुरल ग्रोथ होना चाहिए, और उसको फ्रीडम मिलना चाहिए, वो खुद को जैसे चाहे वैसे एनहांस करे, खुद के पोटेंशियल को जैसे चाहे वैसे जाने, उसको फ्रीडम मिलना चाहिए। अभी हम लोग देखते हैं उनका जो स्कूल था, विश्व भारती इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी शांति निकेतन, उसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। ठीक है, विश्व भारती द इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ शांति निकेतन कॉम्बाइंस इंडिया एज वेल एज वेस्टर्न कल्चरल साइंस लिटरेचर आर्ट। ठीक है, जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर थे वो बहुत दिन अपने लाइफ के बाहर रह के पढ़े हैं, मतलब देश से बाहर रह के पढ़े हैं, तो उनको लगता था कि वेस्टर्न कल्चर को अगर हम इंडियन कल्चर के साथ कंबाइन करें, अगर मर्ज कर रहे हैं, तो हमारा कल्चरल डेवलपमेंट और ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा। ठीक है, तो उन्होंने भी वैसा किया था। उनका जो विश्व भारती द इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ शांति निकेतन था, उसको उन्होंने मतलब कंबाइन किया, इंडिया एज वेल एज वेस्टर्न कल्चर को उन्होंने कंबाइन किया, साइंस लिटरेचर आर्ट सबको कंबाइन किया। इट एम्फासाइज ऑन ह्यूमन ब्रदरहुड एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। ये स्कूल का जो भी एम था, इसका क्या एम था कि ये मतलब मानविकता, ठीक है, ह्यूमैनिटी को ज़्यादा मतलब प्रायोरिटी देता था, और सोचता था कि कोई भी इंसान अकेला नहीं रह सकता, तो ब्रदरहुड को भी प्रायोरिटी देता था और इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग को भी प्रायोरिटी देता था। ठीक है, मतलब हम दूसरे देशों के कल्चर के बारे में जानें, उनको समझें, उनको रेस्पेक्ट करें, और दूसरे देश हमारे कल्चर को जाने, उसको जिए और उसको रेस्पेक्ट करें। ठीक है, और फिर आया थ्रू दिस टैगोर वॉन्ट्स टू एस्टेब्लिश अ लिंक बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट, दैट इज वाई ही सपोर्टेड मदर टंग एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, बट ही टॉक्ड अबाउट इंपोर्टेंस ऑफ इंग्लिश एज वेल। ठीक है, तो क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो बाहर बहुत दिन रहे थे, और उनका ये बिलीव था कि ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कल्चर को मर्ज करके, उसको कंबाइन करके हम डेवलपमेंट ज़्यादा, मतलब हमारा डेवलपमेंट ज़्यादा हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया, वो मदर टंग में इंस्ट्रक्शन, मतलब वो ये बोलते थे कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मदर टंग होना चाहिए, उसके साथ ही वो बोलते थे कि इंग्लिश का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इंग्लिश एक लिंक लैंग्वेज है, एक ग्लोबल लैंग्वेज है और एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। इंग्लिश के बिना सिर्फ मदर टंग से काम नहीं चलेगा, ये बात भी वो स्वीकार करते थे। टैगोर wanted to eradicate the poverty of India through education. That is why he gave importance to imparting different crafts and skills so that learner would be able to earn livelihood. ठीक है, जो हमारे टैगोर जी थे, वो चाहते थे कि भारत से जो भी दारिद्रता जो है वो दूर हो जाए। ठीक है, भारत में कोई गरीब ना रहे, गरीबी भारत से हट जाए। और भारत से गरीबी हटेगा कैसे, जब हर एक बच्चा एजुकेशन पाएगा, हर एक बच्चा एजुकेटेड होगा, हर एक बच्चे को अपना लाइवलीहुड, मतलब अपना पेट जब वो खुद पाल पाएगा, जब अपने लिए वो खुद अर्न कर पाएगा, इनकम करेगा, तभी जाके भारत से जो गरीबी है वो हटेगा।
ठीक है, उनका उनके हिसाब से उनका करिकुलम कैसा था हम देखते हैं। टैगोर एम्फासाइज्ड ऑन प्रैक्टिकेबिलिटी ऑफ एजुकेशन व्हिच एनेबल लर्नर्स टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स। ठीक है, टैगोर ने क्या किया था, उन्होंने बोला था कि थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल होना ज़रूरी है, प्रैक्टिकेबिलिटी ऑफ एजुकेशन ज़्यादा ज़रूरी है, सो दैट बच्चा क्या करेगा, अपना जो थॉट है वो एक्सप्रेस करेगा, अपने मन का क्वेश्चन पूछेगा, ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करेगा और वो खुद पे खुद के एबिलिटीज़ के ऊपर ज़्यादा भरोसा करेगा और जो भी दूसरे लोग हैं उनका यूनिकनेस और खुद का यूनिकनेस सबको मतलब वो समझेगा। अगर हम लोग किसी बच्चे को मतलब एजुकेशन देते हैं तो उसमें कॉन्फिडेंस भी आता है, वो बोलता है ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, वो बोलता है। और उसी बारे में टैगोर जी ने मतलब एम्फासिस देके उसी बात को ही बोला था। ही वॉज अ ग्रेट सपोर्टर ऑफ डिसिप्लिन, फ्री इन्वायरमेंट। ठीक है, वो बोल रहे थे, टैगोर जी नेचुरलिस्ट थे, तो टैगोर जी बोलते थे कि बच्चे को नेचुरल एनवायरनमेंट में सीखना चाहिए, वो खुद का एक्सपीरियंस को खुद अपने मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन और फिर मीडियम ऑफ एजुकेशन के तरीके से लेना चाहिए। वो इस बात पे ज़्यादा ध्यान देते थे, तो वो बोलते थे कि बच्चे को फ्री एनवायरनमेंट प्रोवाइड करो। अब ज़्यादा उसको टोका टाकी मत करो कि ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत करो, उसको फ्री एनवायरनमेंट दो ताकि वो कुछ नया सीख पाए, अपने से कुछ सीख पाए, खुद से सीखे। The aim of education can be achieved by curriculum. That is why Tagore was organized his curriculum in a way. ठीक है, तो हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी, अभी आप लोग स्क्रीन पे देखे एक मतलब क्रेडिट आ गया, तो मैं बोल रही थी अगर आप लोग ये नोट बाय करना चाहते हो, ये मेरा हैंड रिटन नोट है, अगर ये आप बाय करना चाहते हो तो ये आपको 99 रुपीज़ में आएगा। ठीक है, आप चाहो तो व्हाट्सअप नंबर जो भी गिवन है, जो मैंने पहले दिखाया हुआ है, उससे बाय कर सकते हो। ये एक रिमाइंडर था, वैसे तो मैं बोल चुकी हूँ, बाकी ये एक रिमाइंडर था। हाँ, तो हम कहाँ थे, टैगोर हैज़, सॉरी कहाँ थे, the aim of education can be achieved by curriculum. That is why Tagore has organized his curriculum in a way that it would be able to achieve the aim of education which he has defined. टैगोर जी को लगता था कि कोई भी शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम का ज़रूरत है और पाठ्यक्रम वो इस तरीके से डिज़ाइन करना चाहते थे ताकि जो भी उनका पर्पस है एजुकेशन का वो हासिल हो सके। ठीक है, इट इंक्लूड्स सब्जेक्ट्स, इसमें क्या क्या डिसिप्लिन्स थे, क्या क्या सब्जेक्ट्स थे, मदर टंग था, अदर इंडियन लैंग्वेजेस था एंड ऑल्सो सम फॉरेन लैंग्वेजेस भी था, मैथमेटिक्स भी था, नेचुरल साइंस भी था, हेल्थ एजुकेशन भी था, सोशल साइंस भी था, आर्ट एंड म्यूजिक भी था, एग्रीकल्चर भी था, साइकोलॉजी भी था, रिलीजियन, योगा, ये सब कुछ वहाँ पे सिखाया जाता था। टीचिंग मेथड उनका क्या क्या था, इट इंक्लूड्स दोज मेथड्स विच आर हेल्पफुल इन एनहांसिंग कॉन्क्रीट knowledge, self-concept, and related to real-life situations such as activity method, teaching while traveling or by walking, discussion, questions answer technique, cooperation technique, etc. देखिए, ये सब कुछ जो है, ये सब कुछ एक ही दिशा के ओर इंडिकेट कर रहा है कि बच्चा खुद से सीखे। एक कोई मैं ले रही हूँ, आपको बोल रही हूँ, ट्रैवलिंग। बच्चा अगर ट्रैवल करेगा, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करेगा, कभी पहाड़ियों में, कभी समंदर के और ट्रैवल करेगा, तो वो वहाँ से कुछ सीखेगा अपनी एक्सपीरियंस से। वो अगर वॉक कर रहा है अपने गार्डन में या फिर अपने गाँव में वॉक कर रहा है, तो वहाँ पे वो कुछ सीख रहा है। अगर डिस्कशन हो रहा है, वो अपने पीयर ग्रुप के साथ डिस्कस कर रहा है, तो खुद से ही सीख रहा है, अपने पीयर ग्रुप से ही सीख रहा है। अगर वो क्वेश्चन आंसर कर रहा है, मतलब सर से या फिर जो भी मोर नॉलेजेस पर्सन है उससे, उनसे अगर वो कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वो कुछ सीख रहा है, अपने से सीख रहा है, अपने एफर्ट से। और टीचर का रोल यहाँ पे क्या होता था, थ्रू द एजुकेशन वॉज लर्नर सेंटर्ड, दो द एजुकेशन वॉज लर्नर सेंटर्ड, ए टीचर हैड इट्स ओन इम्पोर्टेंट प्लेस इन एजुकेशन। ये एजुकेशन सिस्टम कम्प्लीटली लर्नर सेंटर्ड था, मतलब बच्चा ही यहाँ पे स्टार था, बच्चा ही यहाँ पे एक्सेस था। फिर भी टीचर का भी जो पोजीशन था उसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, टीचर का भी एक इम्पोर्टेंट प्लेस था। टीचर हैज़ कैपेबिलिटी टू एनहांस द एबिलिटी ऑफ लर्नर्स एंड क्रिएट ए सेंस अमंग देम टू रियलाइज देयर लर्नर यूनिकनेस। टीचर का मतलब अपना एक एबिलिटी होना चाहिए ताकि वो जो भी स्टूडेंट है सबको पहचान पाए, सबका जो भी यूनिकनेस है उनको जान पाए। मूव इट टूवर्ड्स परफेक्शन एंड लिव टुगेदर विद हारमोनी। जो भी उनका पोटेंशियल है वो उसको ज़्यादा मतलब एनहांस करने की ट्राई करें। बच्चे के अंदर जो भी गुण है उसको वो और कैसे निखर के आए, उसके लिए वो और ज़्यादा काम करें, और उसी क्वालिटी को लेके बच्चा कैसे फ्यूचर में अपनी ज़िंदगी जी सकता है, अपना पेट खुद पाल सकता है, उसके ऊपर टीचर उसको ट्रेनिंग दे। टैगोर टॉक्स अबाउट आइडियल टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप एज इन गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, टैगोर जी क्या थे,
गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम को बहुत ज़्यादा मानते थे, तो वो सोचते थे कि अभी भी टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन ऐसा होना चाहिए जैसे पहले एंशियंट टाइम में गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम में होना था। स्टूडेंट टीचर लिव टुगेदर फार फ्रॉम क्राउडेड सिटी एंड हैव नेचुरल बेनिफिट ऑफ अ फील्ड, ट्रीज एंड रिवर। ठीक है, गुरुकुल सिस्टम में क्या होता था, बच्चा जो था वो अपने घर से दूर होके जो गुरु का आश्रम था वहाँ पे रहता था, वहाँ पे पढ़ता था, और गुरु और शिष्य के भीतर एक मतलब अनोखा रिलेशनशिप होता था। तो वो उस जो भी वो जो सिस्टम था उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते थे टैगोर जी। अभी हम कंक्लूजन देखते हैं। कंक्लूजन क्या है? द फ्रीडम ऑफ माइंड एंड स्पिरिट, सेल्फ रियलाइजेशन एंड लिव टुगेदर विथ हार्मोनी आर द मेन पिलर्स ऑफ टैगोर्स एजुकेशन, इन विच every learner is unique and possesses some unique qualities. Through these unique traits, one can handle hurdles of life and achieve success in life. तो क्या हुआ, जो मतलब टैगोर जी सोचते थे माइंड का और स्पिरिट का फ्रीडम होना चाहिए, बच्चे को माइंड का और स्पिरिट का फ्रीडम होना चाहिए, उसको सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए, वो दूसरों के साथ मिलजुल कर कैसे रहे, उस मतलब हारमोनियसली रहे, मतलब दूसरे को हार्म ना करके खुशहाल कैसे दूसरों के साथ मिलजुल कर रहे, ये सब एजुकेशन में होना चाहिए। बच्चों को ये सब सिखाना चाहिए और बच्चों के भीतर ये सारा गुण मतलब आना चाहिए। ये था उनका जो भी फिलॉसफी था उसका पिलर। ठीक है, और वो चाहते थे कि बच्चे के अंदर जो भी यूनिक क्वालिटीज़ है, जो भी ट्रेट है उसका, वो निखर के बाहर आए, वो अपने लाइफ में स्टेबल हो, फाइनेंशियली किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, और वो आत्मनिर्भर बने। ठीक है, गांधी जी का भी यही फिलॉसफी था, बच्चा आत्मनिर्भर बने, और टैगोर जी का भी यही फिलॉसफी है, बच्चा आत्मनिर्भर बने। अभी हम लोग श्री अरविंदो घोष के एजुकेशनल फिलोसफी के बारे में पढ़ेंगे। ही वॉज बॉर्न ऑन 15 अगस्त 1872 इन कोलकाता, न्यू नाउ कोलकाता। तभी अभी इसका स्पेलिंग ये है, तभी उसका स्पेलिंग ये था। ही वेंट टू इंग्लैंड व्हेन ही वॉज 7 year old एंड स्टडीड एट कैम्ब्रिज एंड देयर ही लिव्ड फॉर 14 years। जब वो 7 साल के थे तभी वो इंग्लैंड गए थे, और वहाँ पे उन्होंने 14 साल गुजारा है। और जब वो वहाँ पे थे तभी उनका एजुकेशन जो था वो कैम्ब्रिज में हो रहा था। ठीक है, हिज फिलोसफी मेनली बेस्ड ऑन वेदांता एंड उपनिषद, एंड हेंस ही वॉज स्टेटेड एज एन आइडियलिस्टिक पर्सन। ठीक है, उनका जो भी फिलोसफी था वो वेदांता एंड उपनिषद के ऊपर डिपेंडेंट था, क्योंकि श्री अरविंद घोष जी बहुत ही बड़े दार्शनिक थे, वो बहुत ही अच्छे फिलोसफर थे, तो वो इंडियन फिलोसफी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, और इसी वजह से उनका जो भी फिलॉसफी है, एजुकेशनल फिलॉसफी, वो वेदांता एंड उपनिषद से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है। और वो आइडियलिस्टिक पर्सन थे, वो आइडियलिज्म को फॉलो करते थे। आइडियलिज्म एक ऐसा वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलॉसफी है जो सिर्फ मतलब वही एक ही वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलॉसफी है जो स्पिरिचुअलिटी पे बिलीव करता है। बाकी जितने सारे हैं, प्रैग्मेटिज्म, एक्जिस्टेंशियलिज्म, नेचुरलिज्म, रियलिज्म, वो सब नहीं बिलीव करते स्पिरिचुअलिटी पे, लेकिन आइडियलिज्म एक ऐसा मतलब स्कूल ऑफ वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलॉसफी है जो स्पिरिचुअलिज्म पे बिलीव करता है। ही वॉज ऑल्सो वेरी गुड इन इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच, जर्मन एंड स्पेनिश। वो हिंदी, उनको हिंदी पता था, बंगाली भी आता था क्योंकि वो कोलकाता में पैदा हुए थे। उसके बाद उनको इंग्लिश बहुत अच्छे से आता था, लैटिन भी आता था, और ग्रीक भी आता था, और फ्रेंच भी आता था, जर्मनी लैंग्वेज भी वो बोलते थे, और स्पेनिश भी अच्छे तरीके से बोलते थे। ही वॉज क्लियर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ इंडियन सिविल सर्विस। अभी जो इंडियन सिविल सर्विस का है, आईसीएस का मतलब है जिसको क्वालिफाई करके बच्चे आईएएस आईपीएस बनते हैं, उसको उन्होंने तब क्वालिफाई कर दिया था। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम इंग्लैंड इन 1893 ही जॉइंड बड़ौदा कॉलेज इन गुजरात एट द प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश। ठीक है, वहाँ पे आके वो मतलब अध्यापक बने थे, पहले इंग्लिश के अध्यापक बने थे बड़ौदा में। He also learnt the language such as Gujarati, Bengali, Marathi, Sanskrit. Later he became active freedom fighter and also joined the Indian National Congress. वो उन्होंने INC ज्वाइन किया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और वो मतलब आगे चल के क्या हुआ उनके लाइफ में, वो एक्टिव फ्रीडम फाइटर बन गए। ऐसा नहीं था कि मतलब ऐसे बैठ के मतलब सिर्फ ज्ञान देते थे, उन्होंने बहुत टाइम जेल में भी गुजारा है। ठीक है, अंग्रेजों के अगेंस्ट में जाके उन्होंने बहुत टाइम जेल में भी गुजारा है। फिर ही स्टार्टेड ओरोविल और न्यू एक्सपेरिमेंट एज ए सिटी ऑफ ह्यूमन यूनिटी। ठीक है, उन्होंने ओरोविल स्टार्ट किया था। बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे होते हैं एजुकेशन के रिलेटेड, बहुत सारे एग्जाम होते हैं, एंट्रांसेस होते हैं जहाँ पे ये पूछा जाता है। ठीक है, आइडियोलॉजी ऑफ श्री अरविंदो। श्री अरविंदो का आइडियोलॉजी क्या था? ही सजेस्टेड कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रल एजुकेशन। इंटीग्रल एजुकेशन का मतलब क्या है? इंटीग्रल एजुकेशन का मतलब क्या समझ रहे हो? पूर्णांग शिक्षा इसको बोलते हैं। ठीक है, मतलब किसी भी बच्चे का ऑल अराउंड डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा। इट इज़ द स्पिरिट, माइंड एंड बॉडी शुड इंटीग्रेट। यहाँ पे क्या होगा, किसी बच्चे का स्पिरिट,
उसका माइंड और उसका बॉडी इंटीग्रेट होगा, मतलब उसका स्पिरिचुअल, मोरल, फिजिकल, कॉग्निटिव हर तरीके का डेवलपमेंट होगा. ही बिलीव्स दैट एजुकेशन वी नीड इन आवर कंट्री शुड बी as per the need of Indian soul, need and culture, not only which the totally based on the past but also with future demand and development of our country. Aim of education according to integral education. ठीक है, यहाँ तक देखते हैं. तो क्या हुआ, उन्होंने क्या मतलब उनकी सोच के हिसाब से क्या था, जो भी हम एजुकेशन इंडिया में बच्चों को प्रोवाइड करेंगे वो ऐसा नहीं, मतलब ऐसे नहीं बनना चाहिए कि हमारे पास्ट में क्या नहीं था उसके हिसाब से हम प्रेजेंट का करिकुलम या फिर प्रेजेंट का एजुकेशन सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं. वैसा नहीं होना चाहिए. हमें फ्यूचर में क्या चाहिए, अतीत में जो हो गया है उसको अभी उसके हिसाब से मतलब खुद का प्लान नहीं बनाना चाहिए. फ्यूचर में हमें क्या चाहिए, फ्यूचर में हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्यूचर की संभावनाएं क्या है, उसको देख के, उसको एज्यूम करके, उसके हिसाब से परसेप्शन बना के हमारा जो भी एजुकेशन सिस्टम है हम उसको उस हिसाब से बनाएंगे. ये बात वो बोलते थे. और एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू इंटीग्रल एजुकेशन, एम ऑफ एजुकेशन क्या होना चाहिए, सोल परफेक्शन. एम ऑफ एजुकेशन शुड बी डेवलपमेंट ऑफ सोल फॉर नोबल कॉज. ठीक है, नोबल कॉज के लिए अपना सोल को डेवलप करना चाहिए. लर्न अबाउट आवर लाइफ. एजुकेशन शुड ऑल्सो मेक ए इंडिविजुअल ऑन होना चाहिए इंडिविजुअल अबाउट देयर पर्सनल गोल्स एंड इंटरेस्ट इन लाइफ. ठीक है, कोई इंसान खुद से खुद पूछना चाहिए कि मुझे अपने लाइफ में चाहिए क्या. मुझे टीचर होना है तो मुझे एसओ नहीं बनना भाई, मुझे टीचर होना है मुझे पुलिस में नहीं भर्ती होना भाई. तो वो खुद से पूछना चाहिए कि मुझे चाहिए क्या अपने लाइफ में, और उस हिसाब से वो अपने इंटरेस्ट और अपने पर्सनल गोल्स के हिसाब से मतलब क्या करेगा, शिक्षा ग्रहण करेगा. मोरलिटी. एजुकेशन शुड ऑल्सो डेवलप मोरल कैरेक्टर्स इन एन इंडिविजुअल. एजुकेशन क्या करता है, बच्चे के अंदर मोरल कैरेक्टर मतलब नैतिक चरित्र जो भी है उसको क्या करता है, डेवलप करता है. द डेवलपमेंट ऑफ सेंसेस. एम ऑफ एजुकेशन इज ऑल्सो टू ट्रेन द सेंसेस ऑफ हियरिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, टचिंग, स्मेलिंग, टेस्टिंग. ही सेड सेंसेस कैन बी ट्रेंड व्हेन नर्व, चित्त एंड मानस आर प्योर. ठीक है, वो क्या बोल रहे थे कि जब हमारा चित्त और मानस मतलब जब हमारा मन और मतलब चिंता दोनों प्योर हो तभी हो हमारे सेंसेस का डेवलपमेंट हो सकता है. और हमको तो हमारे सेंसेस के बारे में पता है, हियरिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, टचिंग, स्मेलिंग, टेस्टिंग, ये सभी हमारा सेंसेस है. ठीक है, और करिकुलम ट्रांजैक्शन उनके हिसाब से क्या होना चाहिए था, द करिकुलम शुड बी इन मदर टंग. ये भी मतलब ये जो इम्पोर्टेंस है उसको रियलाइज़ किए थे कि मदर टंग का यूज़ नहीं किया जाएगा तो भारत में एजुकेशन का स्प्रेड भी नहीं हो पाएगा. द करिकुलम शुड मोटिवेट एंड इनकरेज द चिल्ड्रन टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ अ नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड. तो क्या है, जो भी हमारा करिकुलम है वो क्या करता है, हाँ, मोटिवेट करना चाहिए और इनकरेज करना चाहिए. स्टूडेंट जो भी चिल्ड्रन है उनको इनकरेज करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए जिसके बदौलत वो अचीव करें नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड. वो पूरे विश्व के बारे में, पूरे दुनिया के बारे में जितने सारे नॉलेज है सबको वो एक्वायर करने के लिए उनको मोटिवेशन और इनकरेजमेंट मिलना चाहिए करिकुलम से. द करिकुलम शुड एनहांस मेंटल, स्पिरिचुअल, मोरल एंड फिजिकल डेवलपमेंट. करिकुलम क्या होना चाहिए, वो मेंटल, स्पिरिचुअल, मोरल एंड फिजिकल डेवलपमेंट करवाना चाहिए बच्चों का. ये सब डेवलपमेंट करिकुलम से होना चाहिए, जो बात मैं पहले भी बोल चुकी हूँ. देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ करिकुलम एज पर श्री अरविंदो. 4 स्टेजेस ऑफ करिकुलम था अरविंद जी के हिसाब से. फॉर प्राइमरी स्टेज मदर टंग, जनरल साइंस, एरिथमेटिक, इंग्लिश. प्राइमरी बच्चों को ये सिखाया जाएगा. सेकेंडरी स्टेज में मदर टंग, इंग्लिश, सोशल स्टडीज़, बॉटनी, आर्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एक्सेट्रा सिखाया जाएगा. और वोकेशनल एजुकेशन भी रहेगा जिसमें नर्सिंग, मैकेनिकल, ड्राइंग, टाइपिंग, आर्ट एक्सेट्रा बच्चों को सिखाया जाएगा. और यूनिवर्सिटी लेवल में इंडियन वेस्टर्न फिलोसफी उनको सिखाया जाएगा, साइकोलॉजी सिखाया जाएगा, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, बॉटनी, फिजिक्स, ये सब वहाँ पे बच्चों को सिखाया जाएगा. ये आप ऐसे याद करें और ऐसे ही जब भी आप सब्जेक्टिव राइटिंग कर रहे हो तो तब ऐसे ही लेवल डायग्राम, थोड़ा मतलब लेवल डायग्राम तो ये है नहीं, ऐसे ही थोड़ा डायग्राम बना के आप लिखें तो आपको अच्छा मार्क आएगा. टीचिंग मेथड उनके हिसाब से क्या था, लव एंड सिंपैथी फॉर चाइल्ड. बच्चे के लिए प्रेम और सिंपैथी होना चाहिए. मदर टंग शुड बी यूज्ड फॉर एजुकेशन. जो भी टीचर है, जो भी पढ़ा रहे हैं वो उनके मातृभाषा, बच्चे के मातृभाषा से पढ़ाएं. एजुकेशन थ्रू सेल्फ एक्सपीरियंस. बच्चे को अपने सेल्फ एक्सपीरियंस से सीखने का मौका मिलना चाहिए. एम्फासिस ऑन लर्निंग बाय डूइंग. बच्चा पहले करें फिर वहाँ से सीखे. ठीक है, मतलब उसको फ्रीडम मिलना चाहिए कि वो अगर कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहता है या फिर कुछ भी करना चाहता है तो टीचर उसको सुपरवाइज करें, उसको गाइड करें, उसको प्रोटेक्ट करें, लेकिन उसको रोके ना, और वहाँ पे बच्चा सीखेगा.
ठीक है, अच्छे से सीखेगा और जो भी नॉलेज उसको मिलेगा वो लाइफ लॉन्ग उसका रहेगा। ठीक है, एजुकेशन शुड बी गिवन एज पर द नेचर ऑफ चाइल्ड। बच्चे का नेचर जैसा होगा उसको उस हिसाब से वैसा एजुकेशन मिलेगा। टीचिंग शुड बी फ्रॉम नोन टू अननोन। बच्चा जो जानता है उसके आधार पे जो वो नहीं जानता उसको वो सिखाया जाएगा। सपोज कोई बच्चा 1 2 3 4 ये मतलब नंबर्स जानता है, ये नंबर्स जो जानता है उसको हम लोग सम सिखाएंगे। ठीक है, अगर बच्चा सम जानता है तो फिर उसको हम सब्सट्रैक्शन सिखाएंगे। ठीक है, जो ज्ञान उसके पास है उसको लेके उसको ज़्यादा हम लोग सिखाएंगे जो उसके पास नहीं है। रोल ऑफ टीचर यहाँ पे क्या है? द टीचर शुड बी रेस्पेक्टेड एंड देयर जॉब इज़ अ वेरी रिस्पॉन्सिबल जॉब। टीचर रेस्पेक्टेड होना चाहिए, वो रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए, क्योंकि वो जो भी जॉब कर रहा है वो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। ए टीचर शुड बी गाइड एंड ए फिलोसोफर। जो टीचर है वो एक अच्छा गाइड होना चाहिए और एक अच्छा फिलोसोफर होना चाहिए। उसके आइडियोलॉजीज होने चाहिए, उसके एथिक्स होने चाहिए। अगर आइडियोलॉजी नहीं है, एथिक्स नहीं है, टीचर मतलब ऐसे टीचर बन गया तो फिर नहीं चलेगा भाई। ही कंपेयर्ड द टीचर विथ गार्डनर्स। ठीक है, जो हमारे घोष जी हैं वो टीचर को गार्डनर बोल दिए, मतलब माली बोल दिए। ठीक है, बोले कि मतलब बच्चा जो है वो प्लांट है, छोटा छोटा प्लांट जो होता है वो प्लांट है, ट्रीज छोटे छोटे ट्रीज हैं, और वो टीनी प्लांट्स का केयर कौन करेगा? जो उसका माली होगा ना, जो उसका गार्डनर होगा। ठीक है, फॉर बिकमिंग अ गुड टीचर वन मस्ट बी अ गुड योगी एंड सेंट। तो वो बोले कि जो भी मतलब अच्छा टीचर बनना चाहता है या फिर कोई अच्छा टीचर तभी बनेगा जब वो एक योगी होगा या सेंट होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब वो घर बार छोड़ के बाहर जाके कहीं पे मेडिटेशन कराए, वैसा नहीं। मतलब जो वो होगा वो एक साधक होगा, मतलब उसको अपना जो एथिक्स है, वैल्यूज़ है, आइडियोलॉजी है, उसके ऊपर वो पक्का होगा, वो योगी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 3 फ़िलॉसफ़ी ख़त्म होता है। आपको मेरा क्लास कैसा लगा आप ज़रूर मुझे फ़ीडबैक कीजिएगा। और अगर क्योंकि मैंने पहले ही बताया था हिंदी मेरी इतनी अच्छी है नहीं, फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ और इस कोशिश में एक दिन फ्लुएंसी आ भी जाएगी, मुझे पता है। मतलब फ्लुएंट तो मैं बोल लेती हूँ, लेकिन कभी-कभी मतलब थोड़ा-सा प्रॉब्लम जो भी होता है, क्योंकि यूजुअली हम लोग उड़ीसा में रहते हैं तो उड़िया भाषा का यूज़ करते हैं। तो कोई बात नहीं, अगर कोई दिक्कत, परेशानी, तकलीफ़ कोई हो रही है तो ज़रूर मुझे कमेंट पे बताएं और मैं सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। इम्प्रूव करने की, खुद की कम्युनिकेशन इम्प्रूव करने की कोशिश भी ज़रूर करूँगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड। जय जगन्नाथ। अभी तक अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिए।